Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are going to start the first poem, that is Dust of Snow. So students, Dust of Snow is a very small poem. It has only 2 stanzas. इसमें सिर्फ 2 stanzas है and these 2 stanzas are of deep meaning. So पहले देखते हैं कि what does Dust of Snow literally means. Dust of Snow का मतलब क्या होता है? द पार्टिकल्स ऑफ स्नो, स्नो के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसे क्या कहा गया है? डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है. हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. बाय यूजिंग दिस 2 स्टैंजास उन्होंने बहुत डीप मीनिंग बताया है. सो लेट्स सी कि व्हाट डज दिस पोएम एग्जैक्टली मीन्स. यहाँ पे हम पोएम कंप्लीट करने के बाद वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द राइम स्कीम ऑफ द पोएम. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? सी फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर दोनों जो वर्ड्स है, मतलब द वर्ड क्रो एंड द हैमलॉक ट्री. सो बेसिकली हैमलॉक ट्री क्या होती है, उसका मीनिंग देखते हैं. अ हैमलॉक ट्री, अ पॉइजनस ट्री और प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स. हैमलॉक ट्री क्या है? इट इज़ द पॉइजनस ट्री. ठीक है, पॉइजनस है मतलब वो क्या शो करता है? बैड थिंग्स शो करता है. साथ साथ में क्रो, हमारी कंट्री के अंदर क्रो को भी एक बैड ओनम माना जाता है, एक अपशगुन जैसा कंसिडर किया जाता है. एंड साथ साथ में हैमलॉक ट्री बिकॉज इट इज़ पॉइजनस, तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, हम बैड या सैड चीज़ों में काउंट करते हैं. करेक्ट. तो फर्स्ट पैराग्राफ में व्हाट पोएट इज सेइंग दैट देयर वाज अ क्रो. क्रो कहाँ पर बैठा हुआ था? क्रो वॉज सिटिंग ऑन अ हैमलॉक ट्री. एक ट्री है, पाइन ट्री जैसी होती है, जैसे क्रिसमस ट्रीज आपने देखी है, कोनिकल इन शेप, तो वैसी ही एक ट्री है. उसके ब्रांचेस बहुत सॉफ्ट हैं एंड साथ साथ में इट इज़ अ पॉइजनस ट्री. उसके ऊपर स्नो थी, मतलब क्योंकि वो ट्री कहाँ पर फाउंड होगी? ऑब्वियसली अगर वो पाइन शेप में है तो इट वुड बी फाउंड इन द स्नोई प्लेसेस. जो प्लेसेस पर स्नोफॉल होती है वहाँ पर ये ट्रीज पाई जाती है. सो देर इज़ स्नो ऑन दी हैमलॉक ट्री. क्रो उसके ऊपर बैठा हुआ है. क्रो क्या करता है? ही शुक हिमसेल्फ, मतलब वो क्या कर रहा है? अपने विंग्स को क्लीन करने के लिए ही इज़ शेकिंग हिज विंग्स. और तभी क्या होता है, जो पोएट है वो हैमलॉक ट्री के पास से जा रहा होता है. ही इज़ जस्ट पासिंग बाय दी हैमलॉक ट्री. एंड क्रो क्या करता है? अपने आप को क्लीन करने के लिए वो अपने विंग्स को कम्प्लीटली शेक करता है. एंड जब वो विंग्स को शेक करता है तो पूरा स्नो के पार्टिकल्स किसके ऊपर चले जाते हैं? वो स्नो के पार्टिकल्स पोएट के ऊपर चले जाते हैं. क्लियर. मतलब यहाँ पर देखो, क्रो का वर्ड, क्रो जो है वो किस लिए यूज़ किया है? बैड ओनम के लिए, मतलब वो अपशगुन है एंड सैड पार्ट में कंसिडर करते हैं हम लोग क्रो को. सिमिलरली पोएट ने हैमलॉक ट्री क्यों यूज़ किया है? देखो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट ने दोनों ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं, दोनों ऐसी चीज़ें यूज़ की है जिनके साथ सैडनेस कनेक्टेड है, जिनके साथ में अपशगुन बैड चीज़ें कनेक्टेड है. क्लियर. सो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट क्या बोल रहा है? दैट ही वॉज पासिंग बाय द हैमलॉक ट्री, और तभी वहाँ पर उसके ऊपर एक क्रो बैठा हुआ था. क्रो ने अपने बॉडी को कम्प्लीटली मूव किया. ही शुक हिज बॉडी, और बॉडी शुक करने की वजह से क्या हुआ? जो डस्ट के फाइन पार्टिकल्स, जो स्नो के फाइन पार्टिकल्स थे, वो पार्टिकल्स किसके ऊपर गिर गए? वो पार्टिकल्स पोएट के ऊपर गिर गए. क्लियर. सो फर्स्ट पैराग्राफ हमको क्या शो करता है? दैट ये पार्टिकल्स गिरने के बाद मे बी पोएट का मूड खराब हो गया होगा. करेक्ट. बिकॉज क्रो और हैमलॉक ट्री दोनों बैड ओनम शो कर रहे हैं. तो फर्स्ट पैराग्राफ रीड करके क्या पता चल रहा है हमें? दैट मे बी शायद पोएट का जो दिन है या पोएट का जो मूड है वो स्पॉइल हो गया होगा, ऐसा लग रहा है फर्स्ट पैराग्राफ से. पर देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ था. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई रूट. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? रूट का मतलब क्या होता है? वेरी फर्स्ट थिंग, हेल्ड इन रिग्रेट. अब यहाँ क्या बताया हुआ है? पोएट क्या बोल रहा है कि क्रो ने जो डस्ट स्नो के पार्टिकल्स मेरे ऊपर क्रो के मूव होने की वजह से गिरे थे, उसकी वजह से माई मूड हैज़ बीन चेंज्ड. मेरा मूड जो इतना ख़राब चल रहा था, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कैसे पता चल रहा है कि पोएट का डे या पोएट का मूड ख़राब चल रहा था. सो
एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड, मतलब उसका दिन जो है वो रिग्रेट्स में जा रहा था, उसका दिन सैडनेस में जा रहा था. ही वॉज नॉट हैप्पी अबाउट द डे, मतलब जिस हिसाब से डे वॉज पासिंग बाय उसे वो अनहैप्पी साउंड कर रहा था. करेक्ट, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि हम लोग के साथ सुबह से ही कुछ गलत गलत चीज़ें हो रही होती है. सो सिमिलर वे में पोएट के साथ में भी ऐसा ही हो रहा था. हिज डे वॉज फुल ऑफ रिग्रेट्स. लेकिन जब क्रो ने शुभ किया, स्नो के पार्टिकल्स पोएट के ऊपर गिरे तो पोएट का मूड कम्प्लीटली चेंज हो गया. मतलब दो इट वॉज बैड ओनम, लेकिन फिर भी पोएट ने उसको बैड ओनम कंसिडर नहीं किया. ही वॉज हैप्पी जब स्नो के पार्टिकल्स उसके ऊपर गिरे थे. उसका हार्ट जो अभी फुल ऑफ रिग्रेट्स था, उसका माइंड जो अभी फुल ऑफ रिग्रेट्स था, बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ स्नो वो कम्प्लीटली चेंज हो गया. मतलब वो अपने दिन को एज रूइंड कंसिडर नहीं कर रहा है. क्लियर? यहाँ पर मतलब क्या बताया हुआ है, पोएट हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, दैट जिन चीज़ों को हम रॉन्ग कंसिडर करते हैं, हमारी कंट्री में बहुत सारे बैड ओनम्स है, दैट बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो ऐसा होगा वैसा होगा. सो यहाँ पे व्हाट दिस पोएट इज ट्राइंग टू से, पोएट इज सेइंग दैट कि ये सब चीज़ें बैड नहीं होती. दिस ऑल थिंग्स डिपेंड्स अपॉन अस, हम कैसा सोचते हैं. करेक्ट, यहाँ पे पोएट ने कैसा सोचा, हिज डे वॉज नॉट वेरी गुड, मतलब वो पर्टिकुलर डे उसका अच्छा नहीं जा रहा था. बट जब स्नो के पार्टिकल्स उसके ऊपर गिरे तो देयर वर टू थिंग्स, वो दो चीज़ें सोच सकता था. पहला वो क्या सोच सकता था कि ऑलरेडी उसका दिन खराब है, अब ये अपशगुन हो गया, अब दिन और ख़राब हो जाएगा. दैट वॉज द फर्स्ट थिंग ही कुड हैव थॉट. या फिर वो क्या सोच सकता है, दैट अब तक उसका दिन खराब जा रहा था, बट जब स्नो के पार्टिकल्स उसके ऊपर गिरे उसे बहुत अच्छा फील हुआ. सो ही कुड थिंक कि अभी मेरा दिन और बेटर जाएगा. मतलब यहाँ पर ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू से कि सिचुएशंस जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, लोगों के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग चेंज होती है. यहाँ पर पोएट ने हैमलॉक ट्री पॉइजनस है, बैड ओनम, क्रो बैड ओनम है, बट फिर भी उसने ये सब चीज़ों को कंसिडर नहीं किया, उसने सैडनेस को कंसिडर नहीं किया. ही कंसिडर्ड दैट ये स्नो के पार्टिकल्स उसका आगे का दिन जो है वो हैप्पी बना देंगे. क्लियर? सो दिस वॉज द पोएम. बहुत छोटा सा पोएम था विद द डीप मीनिंग. ये बस क्या शो कर रहा है, दैट हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो सिचुएशंस को बताता है, नॉट के क्या मतलब अपशगुन एंड ऑल, ये सब यहाँ पर पोएट कंसिडर नहीं कर रहा है. नाउ लेट्स सी द राइम स्कीम ऑफ द पोएम. राइम स्कीम बहुत सिंपल है पोएम का, आप देख सकते हो. फॉर द फर्स्ट पैराग्राफ इट इज़ ए बी ए बी. अच्छा, ए बी कैसे है? सो आप देख सकते हो द वर्ड क्रो इज राइमिंग विद द वर्ड स्नो. क्रो और स्नो राइम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ए एंड ए. क्लियर? देन उसके बाद आप देख सकते हो सेकेंड लाइन मी एंड ट्री, ये भी राइम कर रहा है, तो ये कौन सा स्कीम हो गया, बी. सो वी कैन से दैट फर्स्ट पैराग्राफ का राइम स्कीम क्या है, ए बी. एग्जाम में आपको पैराग्राफ देते हैं, अगर आपको पता होगा लिटरेचर पार्ट में, सो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, कोई भी पोएम का शॉर्ट पैराग्राफ दे देते हैं, स्टैंजा दे देते हैं, एक स्टैंजा आपको. उसमें वो लोग बोलते हैं दैट यू हैव टू राइट द राइम स्कीम. आपको पोएट का नाम लिखना है, आपको बताना है कि ये स्टैंजा कौन सी पोएम का है. सो जितनी भी पोएम्स हम पढ़ेंगे उसमें से 1 या 2 पोएम्स ऐसे आपको आने वाली है. सो उसके लिए आपको राइम स्कीम याद रखना है, बिकॉज मेनी अ टाइम्स आपको राइम स्कीम पूछते हैं. ठीक है, या फिर फिगर ऑफ स्पीच भी पूछते हैं. तो पहले हम राइम स्कीम देखते हैं इस पोएम की. सो इस पोएम की राइम स्कीम क्या है, ए बी. वाई ए बी? बिकॉज सी द वर्ड क्रो इज राइमिंग विद द वर्ड स्नो. मी किसके साथ राइम कर रहा है, ट्री के साथ राइम कर रहा है. तो ये कौन सी राइम स्कीम हो गई, ए बी राइम स्कीम हो गई. देन उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में देखते हैं हार्ट इज राइमिंग विथ पार्ट. ठीक है, हार्ट एंड पार्ट. मूड इज राइमिंग विथ रूड. सो ये कौन सी स्कीम हो गई, हार्ट पार्ट सी. अच्छा, अगर हम ये पूरे पोएम को एक स्टैंजा मतलब एक ही साथ लिख रहे हैं तो इस पोएम का राइम स्कीम क्या होगा, ए बी फॉर द फर्स्ट स्टैंजा. मूड रूड भी राइम कर रहा है, तो सी डी फॉर द सेकेंड स्टैंजा. क्लियर? अगर खाली आपको सेकेंड स्टैंजा पूछेंगे एग्जाम में तो इसका राइम स्कीम आप क्या लिखोगे, ए बी.
बिकॉज यहाँ पर हमने ए बी फर्स्ट स्टैंजा को दे दिया, इसलिए हम सेकेंड स्टैंजा को क्या दे रहे हैं, सी डी दे रहे हैं. क्लियर. सो राइम स्कीम क्या है हमारा फर्स्ट स्टैंजा का, इट इज़ ए बी एंड फॉर द सेकेंड स्टैंजा आप देख सकते हो हार्ट एंड पार्ट ये दोनों राइम कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा सी एंड मूड एंड रूट दोनों राइम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा डी. दैट इज ये पोएम का राइम स्कीम विल बी ए बी फॉर द फर्स्ट स्टैंजा, सी डी फॉर द सेकेंड स्टैंजा. क्लियर. देन उसके बाद एग्जाम में एक और चीज़ आपको आ सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बोला है आपको कि सेकेंड स्टैंजा का थर्ड लाइन का आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है. क्या बोला है, सेकेंड स्टैंजा. सो दिस इज योर सेकेंड स्टैंजा. इसमें थर्ड लाइन क्या है, एंड सेव्ड सम पार्ट. तो इसका फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, सी. इसका फिगर ऑफ स्पीच होगा सेव्ड एंड सम को देखो एस और एस रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, एलिट्रेशन. ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, एलिट्रेशन. तो ऐसे चीज़ें एग्जाम में आपको आ सकती है. ठीक है. आगे के राइम स्कीम्स, फिगर ऑफ स्पीचेस, ये सब हम अगले पोएम्स में करते रहेंगे. फॉर नाउ इतना ही आपका पोएम था. फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या शो कर रहा है, पोएट इज शोइंग दैट जो थिंग्स उसने यूज़ की है, हैमलॉक ट्री, क्रो, ये सब चीज़ें जो उसने अपनी पोएम के अंदर यूज़ की है, ये सब बैड ओनम शो करती है, सैडनेस शो करती है. बट उसका सेकेंड पैराग्राफ शो करता है द पर्सपेक्टिव ऑफ द पीपल, कि लोग इन सब चीज़ों को किस तरीके से लेते हैं. फॉर द क्रो जो पार्टिकल्स थे स्नो के, उसकी वजह से उसका मूड कम्प्लीटली चेंज हो गया. एंड फॉर हिम, क्रो ने जो पार्टिकल्स उसके ऊपर डाले, दैट वाज गुड थिंग, उसका मूड कम्प्लीटली चेंज किया. कोई और पीपल होते तो दे वुड हैव थॉट कि ये उनके साथ और गलत हो गया. सो जो सिचुएशन है वो किस पर डिपेंड करती है, पर्सन के पर्सनल पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करती है. ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट्स.